अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। 28 जून 2024 के इख्तिताम पे मैं क़ासिम वसूक से ये कह सकता हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई यहाँ अमेरिका में, सीएनएन के हेडक्वार्टर्स में एटलांटा, जॉर्जिया से, उस डिबेट के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मुश्किलात में जो पहले ही बढ़ रही थीं, ख़ासी तेज़ी से इज़ाफ़ा हो गया है। और कुछ इसके असरात और सिम्पटम भी हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रावलपिंडी के अंदर एक रीथिंक करने की कोशिश कर रही है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इनका क्या मतलब है और हमें आगे कैसे चलने की ज़रूरत होगी। ज़हन में रखिए, वैसे तो बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे, इसको शायद मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सीएनएन के हेडक्वार्टर से, जो अमेरिका के हेडक्वार्टर्स हैं एटलांटा, जॉर्जिया में, उस डिबेट में तकरीबन तकरीबन प्रेसिडेंट बाइडेन की किस्मत का फैसला हो गया है। मैंने ये डिबेट जो है एक अमेरिकन रेस्टोरेंट टाइप, बार टाइप जगह में बैठ के देखी, जहाँ 50 से 100 लोग जो हैं बहुत ही खामोशी से शुरू में इस डिबेट को देख रहे थे। ये इलाका जो है ट्राई स्टेट का, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वाशिंगटन का जो एरिया है, ये प्रीडोमिनेंटली तौर पे डेमोक्रेटिक सपोर्ट एरिया है और यहाँ ज़्यादा सपोर्ट ज़ाहिर है डेमोक्रेटिक पार्टी की है। लेकिन वहाँ पे लोगों में शदीद मायूसी और इज़्तिराब पाया गया जब डिबेट शुरू हुई, और लोगों ने बहुत जल्दी ये हिसाब किताब कर लिया, उनको ये समझ आ गई कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो किसी भी तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के अहल नहीं हैं और वो सठिया चुके हैं, उनकी कोई कंट्रोल नहीं है चीज़ों के ऊपर, और वो डोनाल्ड ट्रंप उनके मुकाबले में उनको लगा कि खासे बेहतर है। उसके अलावा जिस तरह के ताबड़तोड़ ज़ाती किस्म के हमले कि तुमने पोर्न स्टार को पैसे दिए, तुम तो सड़क पे आवारा जो बिल्ली फिरती है, तुम्हारा उस किस्म का कैरेक्टर है। गो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोई लिहाज नहीं किया, उन्होंने भी बड़ी सख्त किस्म की बातें की, लेकिन जो बिल्कुल ही यानी सड़क के लेवल की बातें प्रेसिडेंट बाइडेन ने कर दी इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में, उससे प्रेसिडेंट बाइडेन की साख और उनकी जो जहनी सलाहियतें हैं उसके बारे में अमेरिकन जो पोटेंशियल वोटर है उसको बड़ा झटका लगा। और मैंने इस किस्म के जुमले सुने कि वी आर लुकिंग एट टू लूजर्स, माय गॉड दिस इज अमेरिका, व्हाट इज हैपनिंग टू अमेरिका। एक बंदे ने वहां पे कहा कि दिस इज हैपनिंग टू द होल वर्ल्ड। ये दोनों यानी बोथ ऑफ देम आर इनकैपेबल टू बी द प्रेसिडेंट एंड दिस मैन सक्स, माय गॉड शिट व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। इस किस्म की फीलिंग्स जो थी वो लोगों की थी, जहां क्राउड्स ने इकट्ठे बैठ के इसको देखा। और इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने एक बड़ी जिसको डैमेज कंट्रोल कहते हैं, उन्होंने एक्सरसाइज करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से बाज़ डेमोक्रेटिक एडवाइजर्स जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा के जो एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये नहीं समझा सकते कि जो चीज़ उन्होंने देखी है वो चीज़ उन्होंने गलत देखी है और उन्होंने गलत अंदाजे जो हैं उससे लगा लिए हैं, हमें कोई और स्ट्रेटजी चाहिए इस स्टेज पे। तो ये बड़ी डिमांड है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को, ज़ाहिर है खुल के तो सामने नहीं आई ये डिमांड, लेकिन अगर आप इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन का इस पे एडिटोरियल कमेंट देखें, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपने वाले कमेंट देखें, थॉमस फ्रीडमैन का कमेंट देखें, तो एक फीलिंग पैदा हो रही है कि अभी भी वक्त है, 4 महीने रहते हैं नवंबर के इलेक्शन में, और प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्हें इस इलेक्शन कैंपेन से अलग हो जाना चाहिए। अब ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त क्या फ़िक्रें, परेशानियां हैं, वो क्यों रीथिंक करने पे मजबूर हैं, वो क्यों बड़े तरीके से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये मैं आपको तफसील से एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ और डेवलपमेंट्स का मैं क्विकली जिक्र कर दूँ जो गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के हवाले से हुई हैं। आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक बड़ी भारी तादाद से, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत की वहाँ पे मेजॉरिटी है, पीडीएम 2 की हुकूमत ने, तो उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो करारदाद थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी एक करारदाद पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मुदाखलत है। वो इसकी अच्छा, इसके अंदर मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की असम्बली ने 2 करारदादें, 2 चीज़ें पास की हैं इस 24 घंटे में। एक, उन्होंने आईएमएफ का अप्रूव्ड बजट पास किया है, जो अमेरिका की मदद से आईएमएफ ने उनको पैसे दिए हैं। दूसरी तरफ से अमेरिका की कांग्रेस पे उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है और कहा है कि ये हमारी सॉवरेनिटी में उन्होंने बड़ी मुदाखलत की है। इसके साथ ही तीसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान की अफवाज के मिनिस्टर हैं, जो कभी खुद इसी नेशनल असम्बली में पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ निकाला करते थे, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान, दोबारा कहा है उन्होंने पहले थर्सडे को भी कहा था, फिर अपोजिशन ने उनकी मुखालफत की, तो अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हक रखता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करे और अफ़गानिस्तान के अंदर हमले करे, और ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान तो सॉवरन नहीं है, पाकिस्तान ही सॉवरन है खाली। और
अवामी नेशनल पार्टी के लीडर जनाब एमल वली खान साहब ने यह मुतालबा कर दिया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि एक जुडिशल कमीशन ये कमीशन बनाया जाए जो ये देखे कि 2021 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत ने टीटीपी के साथ जो एकॉर्ड किया था उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन पाएगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। फैसल वाडा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को माफ़ी मिल गई है, जहां एक 3 मेंबर जस्टिसेस का जो पैनल है उसने टेरियन वाइट के केस को उठा के बाहर फेंका है। उन्होंने कहा है कि पिटिशनर जो है इसकी कोई लोकस स्टैंडी जो है वो थी ही नहीं, यहाँ पे बनती नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात ने इमरान खान से ये रिकमेंडेशन की है, बिल्कुल ऑलमोस्ट यूनानिमस रिकमेंडेशन कर दी है कि उमर अयूब ने एज पार्टी सेक्रेटरी जनरल जो रिज़ाइन भेजा था, जिसको इमरान खान ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो शबरी फराज साहब लेके गए थे। अब ये पार्लिमानी पार्टी ये कहती है कि इमरान खान को उमर अयूब के इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। किस किस्म की इंटरेस्टिंग एक रिफ्ट डेवलप कर रही है। ईरान के अंदर इलेक्शंस इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और ये पहली दफ़ा है बहुत बरसों के बाद कि एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर रिफॉर्म माइंडेड कैंडिडेट जो हैं उनको हॉट फेवरेट के तौर पे सिलेक्शन में देखा जा रहा है, जिनका नाम है मसूद पेज़ेशकियां। अब मैं उस डेवलपमेंट की तरफ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो मुश्किलात हैं उसमें मैं क्यों समझता हूँ कि इजाफा होता चला जा रहा है, और कैसे ये जो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल बैक है प्रेसिडेंट बाइडन, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 2-2.5 बरसों में जो सपोर्ट हासिल की है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की टीम से, डेमोक्रेटिक टीम से हासिल की है। और इस टीम के अंदर प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उसका डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उसका एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसका सेक्रेटरी डिफेंस, उसका CIA का डायरेक्टर, ये प्रेसिडेंट की टीम होती। तो प्रेसिडेंट की जो टीम के 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है सेक्रेटरी डिफेंस, एक है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एक है CIA का डायरेक्टर, और एक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। जब प्रेसिडेंट बदलेगा तो ये सारे के सारे बदल जाएंगे, पूरी प्रेसिडेंशियल टीम नई आएगी, पूरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये एक एलिमेंट है। पिछले चंद दिनों में खासी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई। खैबर पख्तूनख्वा में की जमातों की तरफ से तहरीक इंसाफ, मौलाना की जमात, ANP, और फिर जमात इस्लामी की तरफ से, और वहाँ की माशरे और सोसाइटी की तरफ से, और फिर जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई, जिनका कद बहुत बड़ा है, उनकी तरफ से ये अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन था उसके ख़िलाफ़ जिस किस्म का रद्द अमल आया है, वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक सेटबैक है। वो सेटबैक अभी चल ही रहा था कि अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो रेजोल्यूशन है, HR रेजोल्यूशन 901, उसका बहुत भारी अक्सरियत से पास हो जाना जो है, वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट लम्हा फ़िक्रिया है। अभी ये सूरत हाल चल ही रही है, जिसके अंदर ये प्रेसिडेंशियल डिबेट सामने आ गई है, और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, नेमली द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6-7 जज साहिबान सिर्फ वहाँ पर चीफ जस्टिस ही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक खासी फीलिंग और शोरश जो है वो पाई जाती है। और अब ये जो मंडे का दिन आ रहा है सोमवार को, जहाँ रिज़र्व सीट्स के हवाले से फैसला होना है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को क्या वो वहाँ पे अक्सरियत दिला सकेंगे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अगर 13 में से 7 वोट कम अज़ कम मिलते हैं तो वो रिज़र्व सीट्स PDM2 की गवर्नमेंट को वापस भेजेंगे। रिज़र्व सीट्स दे पाएंगे PDM2 की गवर्नमेंट को तो PDM2 की गवर्नमेंट वो डील उनसे इम्प्लीमेंट कर सकेगी, अमेंडमेंट करके काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मज़ीद चीफ जस्टिस रखा जा सकेगा। काजी फ़ायज़ ईसा साहब अगर चीफ जस्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकते सितंबर 2024 के बाद, और नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं मंसूर अली शाह साहब, तो पूरा का पूरा जो प्लान है इस्टेब्लिशमेंट का और PDM का, उसको खासा बड़ा झटका जो है लग सकता है। तो ये सब चीज़ें एट स्टेक हैं, जिसके दरमियान में ये प्रेसिडेंशियल डिबेट का धमाका हम देखते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडन के कदम जो हैं वो बिल्कुल लड़खड़ा जाते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर लगते हैं, और ये डन डील है कि नवंबर का इलेक्शन उनका जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल है अगर उनको हटा ना दिया डेमोक्रेटिक पार्टी ने। इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि उन्हें मजबूर किया जाए, समझाया जाए कि भाई खुदा की मेहरबानी करें, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, अमेरिका के मुस्तकबिल पे मेहरबानी करें, आप बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि आप ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो है वो लड़ सकें। हो सकता है अल्लाह किसी और तरह से भी मेहरबानी कर दे। कई दफ़ा ये भी होता है कि अल्लाह ताला जो है किसी और तरह से भी मेहरबानी कर देता। अल्लाह करे वही मेहरबानी कर दे अमेरिका के ऊपर और पूरी दुनिया और डेमोक्रेटिक पार्टी पे। अब देखें कि इस्टेब्लिशमेंट की एक क्वाइट थिंकिंग जो है वो इसी हवाले से हो सकती है, हो रही है कि क्या चीज़ गलत हो गई हमारे से। इसमें अभी देखिए कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि चीज़ें गलत हुई कैसे इनकी। एक तो यह है कि ट्रंप के आने के खौफ में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने 2 चीज़ें की।
ایک انہوں نے امریکہ کے اندر جو اپنے حساب سے پازیٹیو چیز کی کہ انہوں نے ٹرمپ ٹیم جو ہے اس کو لابی کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے خرچہ بھی کر رہے ہیں پاکستانی امریکن کے تھرو، اور کچھ تو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی کچھ انہوں نے ایک لابسٹ اپنا بنایا ہوا تھا، ایک ککون کیا ہوا تھا جہاں پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے $2.5 وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے توڑ لیا ہے، جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور جو خرچہ کر رہے ہیں ٹرمپ کی ٹیم پہ، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہم اس کے بہاف پہ ہی خرچہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ اسکینڈل ہے جس کی تفصیلات پتہ نہیں آپ تک پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی ہیں۔ لیکن دوسری جو چیز انہوں نے کی وہ انہوں نے کی کہ انہوں نے پانچویں مہینے سے بڑی شدت سے، چوتھے پانچویں مہینے سے بہت شدت سے ٹرمپ کے خوف میں، یہ سوچ کے کہ آگے نومبر میں کیا ہوگا، انپریڈکٹیبل سچویشن ہو جائے گی امریکہ میں، انہوں نے چین کو نئے سرے سے انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے، روبست طریقے سے انگیج کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اچھا، اب جو ٹرمپ کے ساتھ یہ پینے بڑھا رہے ہیں، وہاں ان کو پرابلم یہ ہے کہ ابھی چونکہ 4 مہینے رہتے ہیں، اور ٹرمپ کس کو فائنلی ٹیم کو سلیکٹ کرے گا اس کا ابھی کوئی ٹھیک طرح سے اس کی شکل کلیئر ہوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 4 کی کیریکٹرز ہیں یہاں پہ، ویسے تو ٹیم بہت بڑی ہوتی ہے، 200-300 لوگوں کی، جس کو سسٹم آف اسپوائلز کہتے ہیں امریکن پالیٹکس میں، لیکن 4 اس میں کی کیریکٹرز ہیں۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ کون ہوگا، سیکرٹری ڈیفنس کون ہوگا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کون ہوگا، اور این ایس اے اور جو سیکرٹری ڈیفنس کون ہوگا، این ایس اے کون ہوگا، سیکرٹری ڈیفنس کون ہوگا، اور سی آئی اے کا ڈائریکٹر جو ہے وہ کون ہوگا۔ تو ابھی اسٹیج پہ وہ کلیئر ان کو ہو نہیں پا رہا۔ اب چین کے ساتھ انہوں نے جو لیوریج کرنے کی کوشش کی، محبت کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہم تو آپ کے پرانے خدمت گزار ہیں، وہاں 2 قسم کے ریئیکشنز ہوئے ہیں۔ ایک ریئیکشن تو یوں ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ آپ سن چکے ہوں گے، جہاں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں موجود تھا جب شہباز شریف کو چینی ایمبیسڈر نے کہا کہ ہمارا سسٹم آپ کے اوپر اور پاکستان کی فوج کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر پا رہا ہے، اعتماد کی کمی ہے، اور مولانا نے یہ برملا طور پر اس چیز کو انہوں نے کہہ دیا ہے، ویسے ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو ادارے ہیں، جیسے سینٹ کام ہے، سی آئی اے ہے، اور ان کی جو ادارے ہیں باقی سب، وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چین کی طرف محبت کی پینگیں دوبارہ نئے سرے سے بڑھا رہی ہے۔ اب اس کا نیٹ افیکٹ یہ نکلا ہے کہ آپ اگر اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو HR-901 ہے، اس میں جو 85% پارٹیسپیشن ہوئی اور 98% ووٹ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تمام تر جو پلانز ہیں ان کے خلاف پڑ گیا ہے۔ یہ ایک بائی پارٹیزن سگنل ہے، یہ ایک جھٹکا ہے، یہ ایک جولٹ ہے۔ اس جولٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک پیک نے اس HR-901 کو پریپیئر کیا تھا بہت مہینے پہلے، انہوں نے اس کو ٹیبل کیا تھا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں پاک پیک نے پاکستان کی ایمبیسی کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا ہوا تھا، ایک طرح کا ان کی کوئی ڈیل تھی، ان کو سمجھا دیا گیا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو پاک پیک نے کوئی HR-901 کے لیے کوئی بہت زیادہ زور لگایا ہوا نہیں تھا، اور بھی 1-2 دھڑے تھے جنہوں نے زور لگایا، ضرور ای میلیں وغیرہ بڑی انہوں نے جنریٹ وغیرہ کی، لیکن دیکھیں ریسٹ ایشور ہے کہ امریکن سسٹم میں اتنی اس قسم کی جو ایک لابنگ ہوتی ہے، اس سے اس قسم کے نتیجے نہیں نکل سکتے کہ آپ کو اتنا بڑا بائی پارٹیزن کنسنسس جو ہے آپ کے سامنے آ جائے کہ 7 ریپبلکنس کو چھوڑ کے سب کے سب لوگ جو ہیں وہ HR-901 جو ہے اس کو سپورٹ کر دیں۔ یہ بائی پارٹیزن کنسنسس ہے۔ بائی پارٹیزن کنسنسس کا مطلب ہے کہ یو ایس کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک سگنل دیا ہے۔ اب یہ سگنل جو ہے ظاہر ہے یہ جو کیا ہو رہا ہے اس کے لیے ٹرسٹ کی کمی ہو گئی ہر طرف سے۔ ایک طرف سے چینی جو ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، دوسری طرف سے ان کی یہ پارٹنرز ان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ گئے۔ ٹرسٹ کی اہمیت ہے کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں؟ پاکستان کے سسٹم نے یہ سوچا کہ ہم ہر قسم کی چیز کر سکتے ہیں اور ہمارے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ ڈبل گیمز کا الزام ویسے ہی تو نہیں لگا تھا۔ پھر ایک اور بھی چیز ہوئی ہے کہ گریجولی جو ٹاپ پہ پوزیشن ہولڈرز آئے ہیں، جو ٹاپ پہ ڈیسیجن میکرز آئے ہیں، ان کا وہ لیول نہیں رہا ہے، ورلڈ ویو نہیں رہا، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی۔ جو آخری کیپیبل آرمی چیف گزرے ہیں پاکستان کے، جن کو انڈرسٹینڈنگ تھی دنیا کی اور وہ گھاگ تھے، وہ تھے جنگ کیانی۔ کرپشن بڑی کی ان کے بھائیوں نے، خود بھی ان پہ الزام ہے بڑے اس کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ تھے بڑے انٹیلیجنٹ اور وہ میرٹ پہ آئے تھے، وہ نیچے سے پروموٹ ہو کے آئے تھے، ان کو آرمی کی ایک جو ہوتا ہے طریقہ، اس طریقے سے پروموٹ ہو کے وہ چیف بنے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے 3 چیف جو ہیں وہ جنرل راحیل شریف، اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب اور عاصم منیر، ان تینوں چیفز کو نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی کنسیڈریشنز میں چیف لگایا ہے۔ یہ پاکستان آرمی کے انٹرسٹ میں یا پاکستانی سسٹم کے انٹرسٹ میں ان کو چیف نہیں لگایا گیا، اور ہر دفعہ جو 4 لوگوں میں سے سب سے کمزور تھا، جس کی یہ تھی کہ یہ سب سے ذہنی طور پہ ذرا تھکا ہوا ہے، اس کو چیف لگایا گیا۔ اور اس وقت جو کرائسس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، مس ججمنٹس کا کرائسس، ٹرسٹ کا کرائسس، مختلف غلط مووز کرنے کا کرائسس،
اس کی تمام تر ذمہ داری جنرل باجوہ کے اوپر ہے، جنہوں نے ایک ایسے وقت میں ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کی جو ایک گلوبل یا ملٹی لیٹرل قسم کی انگیجمنٹ کا پروسیس جنرل کیانی نے شروع کیا ہوا تھا، جس میں دھروزبا کمانڈو ایکسرسائزز رشیا کے ساتھ کی جا رہی تھیں، ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے کے لیے کی جا رہی تھیں، چینیوں کی مدد حاصل کی جا رہی تھی، چینیوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھا، اور ساتھ ہی اس کو سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی مغرب کو، ویسٹ کو۔ وہ مشکل تھا، ویسے مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ لوگ بائی نہیں کر رہے تھے ویسٹ سے اس چیز کو، یہ کہتے تھے چین سے پیچھے ہٹو، لیکن بہرحال وہ ڈائریکشن جو تھی وہ ٹھیک تھی، اس ڈائریکشن پہ کھڑے رہنا تھا۔ باجوہ صاحب نے جب اس ڈائریکشن کو بغیر کسی سوچے سمجھے انہوں نے اس ڈائریکشن کو سرنڈر کیا، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آگے اس سے بے تحاشا قسم کی مشکلات جو ہے وہ پیدا ہوئیں، جنہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے۔ اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس کا کیا حل جو ہے نکال سکتی ہے۔ آج ہی کے دن میں ایک نئی چیز بھی ہوئی ہے کہ کانگریس وومن ابیگیل اسپینبرگر جو ہیں، انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی ٹیم کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ڈونلڈ لو آئے تھے کنگریشنل ہیئرنگ کے سامنے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں اس میں اس قسم کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، وہاں پہ سیلیکٹیو کم از کم جگہوں پہ شاید ری پول کرنا چاہیے یا اس کو دیکھنا چاہیے، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤس کی ریزولوشن آئی ہے۔ انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے کانسٹیٹیوئنٹس مجھے مسلسل بتا رہے ہیں کہ ان کو ٹرانس نیشنل ریپریشن کا سامنا ہے، یعنی جو لوگ یہاں پر بولتے ہیں واشنگٹن کے ایریا میں، ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو پاکستان کے اندر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ اس چیز کا سختی سے نوٹس لیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکریزنگلی امریکن کانگریس مین، کانگریس وومن جو ہیں، سینیٹرز جو ہیں، وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کی بات کر رہے ہیں۔ میں پھر آپ کو ایک بار بتاؤں گا، آئی ہیو ریزنز ٹو بلیو دس تھنگ، میرے پاس انفارمیشن ہے کہ امریکی ادارے پاکستان کی ایمبیسی، پاکستان کے کاؤنسلیٹس، پاکستان کے افسروں کی تمام ایکٹیویٹی کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ مسلسل ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے سو لوگ ایسے ہیں جن کو پاکستان میں فلاں فلاں پولیس افسر نے، ایف آئی اے والے نے، اب فوج کے افسر نے مختلف ہیلوں بہانوں سے ہراساں کیا ہے، اور اس کا کوئی کنیکشن جو ہے اس لیے ہراساں کیا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار امریکہ کے اندر بولتا ہے یا ریلی میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک پکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے، اور میں ان کو مسلسل بتا رہا ہوں ٹو بی ویری فیتھفل کہ آپ اس کو مذاق میں نہ لیں، لیکن ان کی عقل خاصی موٹی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی۔ اب اس پہ دیکھیے کہ جو ایبیگیل اسپینبرگر ہیں، میں نے ان کے ساتھ ایک سیشن بھی ماڈریٹ کیا، مجھے ایک دو دفعہ ان سے ملاقات کرنے کا بھی موقع ملا، کانگریس کے ایک سیمینار روم میں میں نے ان سے سیشن ماڈریٹ کیا تھا۔ ایبیگیل اسپینبرگر نے سی آئی اے میں کام کیا ہوا ہے، شی از این ایکس سی آئی اے آفیشل، اب وہ کانگریس وومن ہے، اور اسی وجہ سے وہ سسٹم کے انٹرسٹ کو کیری کرتے ہیں، یعنی جس کو پاکستان میں کہتے ہیں نا، یہ سسٹم کا بندہ ہے، یہ سسٹم کی بندی ہے، اور یہ بات چیت اتنا بڑے سوچ سمجھ کے کرتی ہیں۔ میں نے ان کو ڈسکشنز میں پرووک کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، بٹ شی از اے وومن آف اسٹیلی نروز، جو بالکل خاموش رہتے ہیں اور سوچ کے جواب دیتے ہیں۔ ان کا یہ لیٹر لکھنا جو ہے اٹ از ناٹ وداؤٹ اے میننگ۔ ابھی بھی ایبیگیل اسپینبرگر جو ہیں وہ پرماننٹ جو سلیکٹ کمیٹی ہے انٹیلیجنس کی، ہاؤس کی، اس کی ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیشنل انٹیلیجنس سب کمیٹی ہے انٹیلیجنس کی اور ڈیفنس کی، اس کی بھی ممبر ہیں، اور ڈیفنس انٹیلیجنس کمیٹی کی بھی یہ ممبر ہے۔ تو جب اس قسم کا سسٹم کا بندہ بندی جو ہے وہ یہ اتنا 1.5 پیج کا 2 پیج کا لیٹر لکھتی ہے پریزیڈنٹ کو، اٹ مینز سم تھنگ، اور اس کو پنڈی میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب اس پہ تھوڑا سا ہم آگے چلیں کہ جو پاکستان کی، اچھا پاکستان کے سسٹم کے حالات آپ دیکھ لیں کہ نیشنل اسمبلی میں جو انہوں نے جھکت بازی اور ڈرامہ اور جو بے وقوفیاں آج سارا دن انہوں نے بیٹھ کے کی ہیں، انہوں نے 2-3 چیزیں کی ہیں۔ پہلے دیکھیں، انہوں نے آئی ایم ایف کا اپرووڈ بجٹ پاس کیا ہے، جو انہوں نے سارے پیسے کشکول لے کے مانگے ہیں آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف سے جو بھی پیسے انہوں نے مانگے ہیں یو ایس کے ٹریجری سیکرٹری اور یو ایس کی ٹریجری اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی پوری مدد سے مانگے۔ کون ایسا بے وقوف ہے جس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں یہاں پہ، جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے جو آپ کو آئی ایم ایف سے مسلسل ملتے رہے ہیں یہ امریکہ کے کہنے پہ ملتے رہے ہیں، ورنہ پروفیشنلی اسپیکنگ آپ کا کیس جو تھا آئی ایم ایف سے مزید بیل آؤٹس کا، وہ اس سٹیج کے اوپر بہت ہی ویک تھا، اور اگر آپ کو جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھوڑی سی مل جاتی ہیں وہ آپ کو امریکہ کے دباؤ سے ملتی ہیں۔ دوسری طرف آپ امریکہ کے ہاؤس کو یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے، انہوں نے کہا ہی آپ کو کیا ہے، انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا الیکشن جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو، انہوں نے کہا ہے، آپ کو تھوڑا کہا ہے انہوں نے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ پاکستان میں جمہوریت کا پروسیس آگے چلے، میننگ فل ہو جمہوریت، انسانی
इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना हो और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। अब आप क्या कह रहे हैं कि आपको रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, आपको ह्यूमन राइट्स नहीं चाहिए, आपको इसे कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। और अब मज़े की बात यह है कि जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन बड़ी भारी तरीके से शाइस्ता साहिबा ने वहाँ पे पेश की और इन्होंने बड़ी उस पर धुआंधार तकरीरें की, अपनी बड़ी गैरतमंद बन गए ये सॉवरेनिटी में, तो वहाँ पर पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग जो हैं वो नारे मारते रहे, शेम शेम, साइफर साइफर साइफर। वो नारे क्यों मारते रहे साइफर 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 के? बिकॉज साइफर में क्या लिखा हुआ था? वहाँ तो डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की हुकूमत को ये मैसेज भिजवाया, ये जनरल बाजवा वगैरह को ये मैसेज भिजवाया कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फारिग करें वरना हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अभी यूएस कांग्रेस क्या कह रही है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, यहाँ पे इंसानी हकूक़ होने चाहिए। ये आपको लग रहा है कि आपकी सॉवरेनिटी के अंदर बहुत बड़ी मुदाखलत हो गई, आप बड़े सॉवरन हो गए हैं। लेकिन उस वक्त आपको ये कहा गया, जिसको डिफेंड करती रही सारी की सारी पीएमएल, खास करके शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ तो पता नहीं कितनी दफ़ा ऑन रिकॉर्ड है जो इमरान खान को ब्लास्ट करते रहे साइफर के इशू के ऊपर कि इमरान खान ने इसको खौफ का इशू बना दिया। ऐसी बातें तो होती रहती हैं। तो वहाँ तो कहा जा रहा था कि हुकूमत को उठा के बाहर फेंको, यहाँ अब आपको सॉवरेनिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल आ गया। अच्छा, अब ये जोक जो है इनका यही नहीं ख़त्म हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ही इस असेंबली में फिर कहा है कि दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा है, बावजूद उसके कि उनकी अपोजिशन जो है जिसमें गौहर अयूब, उमर अयूब वगैरह जो हैं वो सब उनको कह रहे हैं कि नहीं, हमें अफ़गान हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, हमें जो एक रीजनल पीस मिला है हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस किस्म के वो हैं, उन्होंने दोबारा ये फरमा दिया है कि जनाब हम तो अफ़गानिस्तान के अंदर हमले कर सकते हैं बिकॉज हमारे अंदर हमले हो रहे हैं। तो भाई आप अफ़गानिस्तान के अंदर हमले कर सकते, आपकी तो सॉवरेनिटी बहुत अजीज़ है आपको अपनी, तो अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी का क्या होगा? ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। और पाकिस्तान में अंदर मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को याद करवाने की ज़रूरत है कि जो हमने ऊधम मचाया हुआ था मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, और हमने पंजाब में भी शुरू में ऊधम मचाया, फिर हम पे इल्ज़ाम है कि हमने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया 1993 में, फिर हम पे इल्ज़ाम है, और वो अब मैं नहीं कह रहा ये इल्ज़ाम, उसके बाद आपने उन सबको पकड़ भी तो लिया है, अब आपने उन सबको पकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, केसेस दर्ज कर दिए उन लोगों पे। जो दूसरा वाला हमला है उसके तो बना दिए ना केसेस आपने। जो 2008 का मुंबई का हमला है वो तो अब आप खुद केसेस रजिस्टर कर चुके हैं, उन सबको तो आपने जेलों में बंद किया हुआ है, उनको तो सजाएं कर रहे हैं, सिर्फ उठा के हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया। तो कांग्रेस की जमात के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था कि पाकिस्तान के अंदर आप हमले करें इनके ठिकानों पे, लेकिन कांग्रेस ने अपना रिजर्व रखा, और सिर्फ ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जिसने आके ये कहा कि नहीं, हम भी रिजर्व करते हैं राइट हमला करने का। अगर आप ये पैटर्न सेट कर देते हैं अफगानिस्तान, ये बड़ा डेंजरस पैटर्न, ना करें ये पैटर्न सेट, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इस पैटर्न को सेट करेंगे उतना आपको ईस्ट की साइड से ख़तरा है। वो कोई बहाना ढूंढ लेंगे, उनको बहाना ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ख्वाजा आसिफ साहब को कोई मछली खिलाने की ज़रूरत है अक्ल की, उनको समझ नहीं आती। अच्छा जी, इसमें अब कॉन्ट्रडिक्शंस की तो खासी बात हो गई है, मैं एक दो और चीज़ें बात कर लूँ। देखिए, फैसल वाड़ा साहब को बड़े तमतराक से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बहुत शफ़क़त फरमाई उनको, और मुस्तफ़ा कमाल साहब को उन्होंने माफ़ी दे दी। कंटेम्प्ट केस में देनी ही थी उन्होंने, दोनों ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे, जो कुछ भी उन्होंने ड्रामा ढकोसला किया था वो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ही किया था। लेकिन देखने की मज़े की बात ये थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, फैसल वाड़ा साहब, जिन्होंने बाहर निकल के एक सजदा भी किया, लोग कहते हैं कि पिंडी की तरफ सजदा कर दिया, काबा की तरफ नहीं किया, पिंडी की डायरेक्शन में सजदा उन्होंने किया। लेकिन फैसल वाड़ा साहब के साथ तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई, बहुत ही तमीज़, प्यार, मोहब्बत से फैसल वाड़ा को समझाते रहे कि कंटेम्प्ट क्या होता है, बड़े भाई बन गए उनके, अंकल बन गए उनके। लेकिन पाकिस्तान के 33-34 टेलीविज़न चैनल पे जो है ना, बिल्कुल उनका नज़ला गिरता रहा, और बड़ा गुस्सा था उनको कि इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स जो हैं उन्होंने दिखाया ही क्यों। और फैसल सदीकी साहब जो हैं वो टेलीविज़न चैनल 26 आए, बाकी 8 तो आए नहीं उनके सामने, लेकिन जो 26 टेलीविज़न चैनल थे उनके बिहाफ पे जो वकील थे फैसल सदीकी साहब, उन्होंने उनको ये बताने की कोशिश की कि टेलीविज़न चैनल्स ये कहते हैं, ये हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मौक़िफ़ है, कि आर्टिकल 19A या 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमें, ये हमारी जो भी कोई पब्लिक ब्रॉडकास्ट होती है हम उसको दिखा सकते हैं, ये पब्लिक एक्सप्रेशन है। असल ऑफ कोर्स वजह जो है वो ये नहीं है, असल वजह तो ये है कि उनको हुक्म आया हुआ था कि फैसल वाड़ा, वरना फैसल वाड़ा बेचारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत है। फैसल वाड़ा की तो जो टेलीविज़न प्रोग्राम में अपीयर होते थे, फैसल वाड़ा इज़ नाइदर हियर नॉर देयर, और उनकी जो टेलीविज़न प्रोग्राम के कमेंट्स हैं उसमें भी मैंने देखा है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर पूरी स्टोरीज़ जो है वो छपती रही हैं, 8-10 दफ़ा तो मैं देख चुका हूँ। तो ज़ाहिर है कि फैसल वाड़ा की कोई पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी अहमियत नहीं है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 33 टेलीविज़न चैनल दिखाते, और टेलीविज़न चैनल बड़े सियाणे हैं, वो वही चीज़ें दिखाते हैं जिसमें उनका रुपया पैसे का फ़ायदा होता है। यहाँ तो ज़ाहिर है बेचारों को हुक्म आया हुआ था। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वहाँ पर उन्होंने एक बच्चों की तरह, जैसे स्कूल के बच्चे बहस करते हैं और वो स्कूल के बच्चे जिस किस्म की दलीलें देते हैं, काजी साहब उस किस्म की दलीलें दे रहे थे फैसल सदीकी साहब के साथ। एक दलील उन्होंने ये दी कि अच्छा, कोई आदमी अगर पागल खाने में होगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो
क्या टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी दिखाएँगे? काज़ी साहब दिखाएँगे अगर उनको एस्टैब्लिशमेंट कहेगी कि ये पागल इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगा है, ये कहने लगा है कि इमरान खान ने मेरे साथ बैठ के कोकेन पी थी, या इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, या मैं और इमरान खान सेक्स करते थे, तो ये दिखाएँगे। इनको एस्टैब्लिशमेंट का हुक्म आ जाएगा कि ये पागल जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएँ, नंगा बैठा हुआ होगा फिर भी दिखाएँगे ये। आप क्या बात कर रहे हैं काज़ी साहब, जब आपने अपने मीडिया को कोई प्रोटेक्शन दी ही नहीं है, जब आप कभी आज़ादी सहाफ़त के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खड़े हुए ही नहीं हैं, आपके सामने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बने हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी सारी ज़ब्त हो गई हैं, उनके पासपोर्ट छीन लिए गए हैं, उनके CNIC छीन लिए गए हैं, आप और आपकी अदालतें तो उधर हैं, आपके तो जज जो हैं वो झूठे FIRs के ऊपर चीज़ें लिख रहे हैं, तो बेचारा मीडिया क्या करेगा? क्यों आप ऐसी बातें करते हैं जिससे सिर्फ आपकी काज़ी साहब झगड़साई होती। काज़ी साहब ने वहाँ पर एक और बात भी ऐसी की जिससे पता चलता है कि काज़ी साहब को कानून का भी नहीं पता। यानी वैसे तो काज़ी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से हैं, इसी तरह से जब काज़ी साहब यहाँ से रिटायर होकर चले जाएँगे, तो काज़ी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर के ऊपर जो इन्होंने शगुफ़े छोड़े हैं, वो शगुफ़े जो हैं वो बिल्कुल मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह की, जिस तरह लोगों ने कलेक्शन बनाई हुई है मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से, उसी तरह से लोग काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के इन जोक्स को भी याद किया करेंगे। काज़ी साहब ने वहाँ पर टेलीविज़न चैनल्स को ये भी बताया कि आप ज़िम्मेदार हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। टीवी चैनल्स ने उनको बताने की कोशिश की कि भाई साहब, जब एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कर रहा है तो हमें नहीं पता कि अगली क्या बात कर रहा है, या तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम थोड़ा है, लाइव प्रोग्राम है। यानी इससे ये पता चलता है कि काज़ी साहब इज़ नॉट फ़ेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ द सेफ हार्बर। ये सारा फेसबुक, ये सारा यूट्यूब चलता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ द सेफ हार्बर। और जब यूट्यूब के ऊपर 2012-13 में बंद किया हुआ था और यूट्यूब दोबारा पाकिस्तान में खुला था, तो वो सेफ हार्बर के कॉन्सेप्ट के तहत खुला था कि यूट्यूब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिस शख्स ने अपना कंटेंट उसके ऊपर अपलोड किया वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ करेंगे, आप यूट्यूब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इसे सेफ हार्बर कहते हैं। काजी साहब के कमेंट से ये पता चलता है कि उनको कॉन्सेप्ट जो है सेफ हार्बर का उनको पता ही नहीं है। बहरहाल काजी साहब के लिए छोटा सा मसला ये भी हो गया है। छोटा मसला इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट उनको बचाएगी, और ये मकबूल जान साहब ने एक बड़ी ही वेल प्रिपेयर्ड, मैंने उनकी पिटिशन देखी है, उन्होंने रेफरेंस जो भेजा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, काजी साहब ने अपनी तरंग के अंदर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को उन्होंने एक ख़त लिखा है लंबा चौड़ा, वो उन्होंने किस कैपेसिटी में लिखा है उसकी इंक्वायरी मांगी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। और ये मकबूल जान साहब ने जो खुद सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट भी हैं। और एक और भी चीज़ है, वैसे तो काजी साहब ने तो सुना है कि ब्रिटिश जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है, उसको भी उन्होंने ख़त लिखा हुआ है कि ये सब कुछ बैठ के हवाले से, बल्ले के हवाले से। अब काजी साहब ज़ाहिर है अगर तो सीधी सीधी उस पर फैसला होना हो, तो इतना स्ट्रॉन्ग पिटिशन है, इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, और ये मकबूल जान साहब का, काजी साहब एक ही दिन में फारिग हो सकते हैं उससे। लेकिन ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट को काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ज़रूरत है, वो कोई हल निकालेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, लेकिन रेफरेंस उनका बड़ा तगड़ा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू।